अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.4 स्टडी करना है, जो कि है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अगर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा प्रीवियसली रिकॉल करवाऊं, तो ये चैप्टर डायनामिक्स 2 है। डायनामिक्स मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स की वो ब्रांच होती है या मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम मोशन को अलॉन्ग विद इट्स कॉजेस स्टडी करते हैं, उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। और इस चैप्टर में, जो कि हमारा डायनामिक्स 2 है, इस चैप्टर में हमने प्रीवियसली बात की थी फोर्सेस पर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर में हमने फोर्स को के इफेक्ट्स को डिस्कस किया था, और जो डायनामिक्स 1 था उसमें हमने टाइप ऑफ फोर्सेस पर बात की थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। इक्विलिब्रियम किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की वो स्टेट होती है कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हों और ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे टॉर्क्स लग रहे हों, लेकिन फिर भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल स्टेट में मौजूद हो या रेस्ट की स्टेट में मौजूद हो, उसको हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है। ठीक है, अब आप में से कोई सोचे कि बहुत सारी फोर्सेस या बहुत सारे टॉर्क्स, तो देखिए हमने डायनामिक्स 1 में टाइप्स ऑफ फोर्सेस पर बात की थी ना, कि कॉन्टेक्ट फोर्सेस होती है और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस होती हैं, और उनमें भी हमने फिर बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस की थी। ठीक है, और इसी तरह से हमने अपने इसी चैप्टर में जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि टॉर्क की 2 टाइप्स होती हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि ये बॉडी की वो स्टेट है जिसमें सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी और सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो हो, और बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट की स्टेट में हो, उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं। ठीक है, सो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फिर हम कहते हैं कि जी, इट इज द स्टेट इन विच बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग with constant velocity under the action of several forces and torques। ठीक है, और ये जो अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस और टॉर्क्स है ना, तो इसके लिए सम ऑफ फोर्सेस भी जीरो होना चाहिए और सम ऑफ जो टॉर्क्स हैं वो भी जीरो होना चाहिए। तब भी अगर बॉडी रेस्ट की स्टेट में रहे या मोशन की स्टेट में रहे, और मोशन कौन सा, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, तो इस किस्म के मोशन में जब कोई भी बॉडी होती है तो हम उसे कहते हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम की स्टेट है। ठीक है, अब जैसे वो आपकी बुक में बता रहा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और फिर आपकी बुक में वो लिख रहा है कि व्हेन वी अप्लाई टॉर्क, या जब भी बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, अप्लाई या प्रोड्यूस आप कुछ भी कह सकते हैं, तो बॉडी के अंदर जो है वो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फिर वो आपको इस बात को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से डिफाइन करके बता रहा है, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जिक्र यहाँ पर कर रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ये कहता है ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन की स्टेट में है तो वो मोशन की स्टेट में रहेगी, अनटिल और अनलेस आप उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से वो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो वो रोटेशनल मोशन में रहेगी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, सो इसी में वो आपको डिफाइन करके बता रहा है कि अगर बॉडी पर लगने वाले तमाम जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनका सम जीरो हो जाए, और बॉडी पर लगने वाले तमाम टॉर्क्स यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जीरो हो, और आपकी बॉडी रेस्ट पर रह रही हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो उस स्टेट को हम कहते हैं ये बॉडी की इक्विलिब्रियम की स्टेट है। ठीक है, अब इसमें वो आपकी बुक में आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि इक्विलिब्रियम में हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। तो नंबर 1 तो हम कह सकते हैं कि जी, बुक लाइंग ऑन द टेबल, बुक लाइंग ऑन द टेबल। अब देखें ऑन द टेबल, अब देखें अगर ये हमारे पास एक टेबल है, उस पर एक बुक पड़ी हुई है, तो अगर हम अपना प्रीवियस नॉलेज यूज करके देखना चाहें, इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें,
तो हमें यहाँ से पता चल रहा है ना कि बुक को कुछ ना कुछ वेट है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, और फिर हमने ये भी पढ़ा है कि न्यूटन का थर्ड लॉ आपको ये कहता है कि जब भी कहीं पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो उसके रिजल्ट में ऑटोमेटिकली रिएक्शन भी लगता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर एक रिएक्शनल फोर्स लग रही है। ठीक है, और न्यूटन का थर्ड लॉ हमें ये भी कहता है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ऐसा ही है ना। तो अगर इस बात को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, हम कहें फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन यहाँ से लग रहा है और लेट्स सपोज 5 न्यूटन यहाँ से लग रहा है। जब आप इसका एफ नेट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +5 -5, तो नेट फोर्स क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो हमने यही पढ़ा ना कि अगर बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं लेकिन उन फोर्सेस का सम 0 हो तो बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट की स्टेट में रहेगी। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम कौन सी एग्जांपल दे सकते हैं कि पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल, पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल, हैंगिंग ऑन द वॉल। ठीक है, दीवार के साथ अगर आपने कोई भी पेंटिंग हैंग की हुई है, फॉर एग्जांपल ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ पर आपने कोई भी पेंटिंग हैंग की हुई है ना, तो पेंटिंग का अपना वेट है स्टूडेंट्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी उसको हम एफ रिएक्शनल कहेंगे। ये दोनों न्यूटन थर्ड लॉ से मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो हम कहेंगे यहाँ पर भी जो बॉडी है वो अपनी रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू कर रही है, तो हम कहेंगे ये जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट है। ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि जी पैराट्रूपर फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पैराट्रूपर फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आपने इससे पहले भी सुना होगा, नहीं सुना तो अभी मतलब हम डेफिनेशन की हद तक इस पर बात करेंगे। आगे चलकर क्लास फर्स्ट ईयर में हम बड़े डिटेल से पैराट्रूपर की वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करते होते हैं। क्यों? बिकॉज क्लास फर्स्ट ईयर में जाकर हम ड्रैग फोर्स के बारे में डिटेल में बात करते होते हैं, तो वहां पर ड्रैग फोर्स के टॉपिक में हम टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी पैराट्रूपर की ही वेलोसिटी होती है जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पैराट्रूपर जो है वो जब नीचे मूव कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी को वो अटेन भी करता है और मेंटेन भी करता है, कि मतलब नीचे आने के कुछ देर के बाद पैराट्रूपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन करता है और फिर उसी वेलोसिटी के साथ नीचे जमीन तक आ जाता है। तो उस मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में ये बात की है ना कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन उसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए फिर भी उसको हम इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है तो हम उसे कहते हैं ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है। ठीक है, देन इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सीलिंग फैन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, सीलिंग फैन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। तो देखिए जब हम फैन को ऑन करते हैं ना तो हमारे पास उसकी डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। पहली बहुत ज्यादा तेज होती है, फिर सेकंड थोड़ी कम, फिर थर्ड और कम, फोर्थ और कम, इस तरह से उसकी स्पीड्स होती हैं। जब आप रेगुलेटर घुमाते हैं और किसी भी एक स्पीड को फिक्स कर देते हैं ना तो आपका फैन कॉन्टिन्यूसली उसी स्पीड के साथ मूव करता है। ठीक है, तो वो उसकी जो कांस्टेंट स्पीड के साथ फैन की मूवमेंट होती है वो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर ही आ जाती है। फिर इसी टॉपिक में बेसिक इक्विलिब्रियम में तो आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है और ये दो बातें याद रखनी है। मतलब ये तो याद रखने के लिए नहीं, जनरल पॉइंट्स हैं कि जब भी आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में मूव करना शुरू कर देता है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करना शुरू कर देता है। और जब भी आप ऑब्जेक्ट पर टॉर्क अप्लाई करते हैं, ये टॉर्क प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इसी हमारा फर्दर सब टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4.4 का 1, और वो हमारे पास है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में आने के लिए बेसिक दो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन पर। ठीक है, और जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो आपको ये कहती है कि सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, सम ऑफ forces acting on the body should be 0। ठीक है,
तो किसी भी बॉडी पर जो फोर्सेस लग रही होती है ना, उन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एफ नेट जो है वो F1 प्लस F2 प्लस F3 है, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 होना चाहिए। इसको यूं भी लिखा जाता है और सिंबॉलिकली हम इसको यूं भी लिखते हैं, सिग्मा F एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। ठीक है, और फिर आपकी बुक में तो जस्ट यही रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है। बाद बुक्स में यूं भी लिखा होता है कि सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस भी 0 होना चाहिए और सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस भी 0 होना चाहिए। ठीक है, अब एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस या एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई भी कार है ना, और इस कार को आपने मूव करवाना है, तो मूव करवाने के लिए आप इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि ये वाला जो एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है। इसका मतलब है ये वाली जो फोर्स है ये बॉडी पर एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है। और फिर अगर यही बात मैं यूं कहूं कि ये कार जो है वो किसी पहाड़ी पर खड़ी हुई है और आपने इसको पहाड़ी से नीचे फेंकना है, तो आप इसको ऊपर वाली डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे ना, यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो कार नीचे मूव करना शुरू करेगी। इसका मतलब है ये वाला जो एक्सिस होता है इसको हम वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस कहते हैं। तो अब ये वाली जो फोर्स है ये वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी कि अगर बॉडी पर फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस लग रही हो तो फिर हम कहते हैं कि ये फोर्सेस एक्स एक्सिस की तरफ की है, मतलब उनको एफ एक्स का नाम दिया जाता है। Fx1, Fx2, Fx3 जितनी भी फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही हैं 1 2 3 करके हम उनके नाम दे देते हैं। और अगर स्टूडेंट्स बॉडी पर फोर्सेस वाई एक्सिस के अलोंग लग रही हो तो फिर हम उसे कहते हैं सिग्मा Fy, Fy1, Fy2, Fy3, मतलब जितनी भी फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस लग रही हैं 1 2 3 करके हम उनके नाम देना शुरू कर देते हैं। सो जनरली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उन तमाम फोर्सेस का सम जो है वो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में आती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं आ रही होती है। और सेकेंड जो है वो हमारे पास ये है कि सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जो है वो भी 0 होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की ये है, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन ये होती है कि सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। कि किसी भी बॉडी पर जितने भी टॉर्क्स लग रहे होते हैं ना, मैथमेटिकली सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। जितने भी टॉर्क्स लग रहे होते हैं वो भी 0 होना चाहिए। और फिर सम ऑफ टॉर्क कौन से, सम ऑफ टॉर्क क्लॉकवाइज भी 0 होने चाहिए, और सम ऑफ टॉर्क्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी 0 होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि टॉर्क्स की दो ही टाइप होती हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो किसी भी बॉडी पर जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क्स लग रहे होते हैं और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स लग रहे होते हैं उन सबको अगर आप एड अप करें, उनका सम भी 0 आए तो फिर ही आपकी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आती है। अगर 0 ना आ रहा हो तो फिर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं आती। और फिर आप याद रखेंगे यहाँ पर एक बात कि फॉर अ बॉडी टू बी कम इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कि किसी भी बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आने के लिए इट शुड मस्ट फॉलो बोथ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आने के लिए इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस को कंप्लीटली फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं आ रही होती है। ठीक है, फिर वो जो हमारा सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, इसी कंडीशन को उसने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का नाम भी दिया है। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में क्या चीज हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपको ये कहता है कि बॉडी पर लगने वाले जो क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं वो, और जो बॉडी पर लगने वाले एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं वो हमेशा 0 के इक्वल होने चाहिए, तभी आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है वो सेटिस्फाई होता है। मैं आपको अगर बताऊं तो आपकी बुक में पेज नंबर 95 है, और पेज नंबर 95 पर टॉपिक नंबर 4.4.2 मतलब 4.4 का फर्दर सब टॉपिक है। और यहाँ पर देखिए उसने लिखा हुआ है कि जी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, और विच स्टेट्स दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क टेकन अबाउट द पिवट मस्ट बी इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स टेकन अबाउट द सेम पिवट। कि किसी भी सेम पिवट के अक्रॉस जो क्लॉकवाइज टॉर्क्स होते हैं वो भी, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स होते हैं वो भी उनको इक्वल होना चाहिए। सो टॉपिक नंबर 4.4 का फर्दर सब टॉपिक है और है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है,
और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मैंने आपको कहा कि जो सेकंड कंडीशन है ना इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन, उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के नाम से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो उसने आपकी बुक में बताया वो मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि आपकी बुक में पिवट का नाम लिखा हुआ है। आप पिवट कहें स्टूडेंट्स, आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के नाम से इसको देखें या आप इसको फलक्रम के नाम से देखें, तमाम बातों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, और फिर मैं आपको टॉपिक नंबर 4.2 थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँ कि टॉपिक नंबर 4.2 में हमने ये बात पढ़ी थी ना, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क के नाम से हमारा टॉपिक था। और मैंने आपको बताया था कि टॉर्क में हमें ना 3 बातों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और वो 3 बातें मैंने आपसे कौन सी कही थी कि एक तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, यानी कि जिस एक्सिस के गिर्द आपकी बॉडी मूव कर रही होती है उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, यानी कि जहां पे भी फोर्स एक्ट कर रही है उससे ऊपर नीचे हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के नाम से पढ़ते हैं। और नंबर 3 आपको पता होना चाहिए मोमेंट आर्म। ठीक है, और ये मैंने आपसे कहा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किस चीज के बीच में, बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के इनके दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम मोमेंट आर्म के नाम से याद करते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होती है। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपको ये बताता है कि बॉडी के कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आने के लिए सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट द मोमेंट या अबाउट द मोमेंट आर्म या जिसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं वो, और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट द मोमेंट आर्म शुड मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इन सबको जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए वो आपकी बुक में आपको एक डायग्राम बनाकर बता रहा है इस तरह से कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लॉन्ग स्टिक है। ठीक है, और इस लॉन्ग स्टिक का जो है वो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि जी ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके इधर भी आपने एक वेज अटैच किया हुआ है, इसका जो वेट है वो 2 न्यूटन है। इसके इधर भी आपने एक वेट या वेज अटैच किया हुआ है, इसका जो वेट है वो 4 न्यूटन है। और ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ना, बिकॉज फोर्स यहाँ लग रही है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में यहाँ का डिस्टेंस है 4 मीटर। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान का डिस्टेंस है 2 मीटर। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पे ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चार्ज को स्पेसिफाई करके बताएं। तो देखें अब यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रही है। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इसका मतलब है बॉडी कुछ यू रोटेट करेगी। ठीक है, और अगर इस वाली मूवमेंट को आप देखें तो ये हमारे पास क्लॉक वाइज टॉर्क बनता है। और याद करें मैंने आपको बताया था कि टॉर्क 2 तरह के होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज टॉर्क को बाय कन्वेंशन या बाय द रूल्स ऑफ फिजिक्स हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी साइड पे गौर करें तो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, यानी कि बॉडी यू मूव करेगी। यहां से अगर आप देखें तो आपको जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बाय कन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बताया था टॉर्क की दोनों टाइप्स में। सो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, आपने गौर से इस बात को देखना है। ठीक है, हम लिखेंगे ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F या D क्रॉस F। ठीक है, तो यहाँ से टॉर्क क्लॉकवाइज है, R यहाँ पर कितना है 4 है, मल्टीप्लाइड बाय फोर्स कितनी है 2 है, 4 2s are 8 न्यूटन बन जाएगा। और क्लॉकवाइज के साथ हमेशा नेगेटिव साइन लगता है। ठीक है, इसी तरह जब हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टॉर्क में R क्रॉस F है, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, R यहाँ पर कितना है 2 है और फोर्स यहाँ पर कितनी है 4 है। तो टॉर्क जो एंटी क्लॉकवाइज है वो भी बन जाएगा 8 न्यूटन, लेकिन इसके साथ लगाएंगे हम प्लस का साइन। ठीक है, अब जब हम इसको एड अप करेंगे यहाँ पर जब हम सम ऑफ टॉर्क लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि टॉर्क क्लॉकवाइज प्लस टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो 8 है, इसके साथ नेगेटिव साइन लगता है, -8 न्यूटन आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज के साथ +8 न्यूटन आ जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल करके हमेशा इक्वल टू 0 ही होते हैं। ठीक है, तो ये बात वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं
और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपको ये कहता है कि क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क का सम हमेशा 0 के इक्वल आना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हैं, इस टॉपिक से आपके पेपर में बहुत न्यूमेरिकल्स भी आ रहे होते हैं। और इसमें से एक चीज जो आप याद रखेंगे, या जो मुझे पहले आपको बताना भूल गया, कि अगर आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो ना कि यहाँ से आपने क्लॉकवाइज टार्क कैसे बनाया और यहाँ से आपने एंटी क्लॉकवाइज टार्क कैसे बनाया, तो देखें हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही होती है ना, जैसे देखें यहाँ पर फोर्स नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो वहां से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ बॉडी रोटेट कर रही होती है। जैसे देखें अब यहाँ तो बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही होगी, लेकिन अगर अब मैं यही आपसे कह दूं कि फोर्स जो है वो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ये 2 न्यूटन, तो अब आप कहेंगे फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो बॉडी यूं इस तरह से रोटेट करेगी। अब जो बॉडी की रोटेशन है वो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, होप्स आपको ये बात समझ आई होगी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही होती है, अगर अपवर्ड है तो बॉडी अपर साइड पे रोटेट करेगी, अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो बॉडी लोअर साइड से रोटेट कर रही होगी। इस हिसाब से फिर आप क्लॉकवाइज या और अपर साइड से या लोअर साइड से किस तरफ रोटेट कर रही होगी, जिस तरफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है, तो फोर्स अगर लोअर है तो बॉडी यू रोटेट करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, फोर्स अगर अपर साइड पे है तो बॉडी यू रोटेट कर रही होगी। ठीक है, तो फिर आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क की कंडीशन लगाकर और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपका जो नेट रिजल्ट है वो आपको इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी टॉपिक नंबर 4.4 का ही फर्दर टॉपिक नंबर 4.4.3 है, जिसमें हमने टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पर बात करनी है। जी, तो नेक्स्ट हमारा इसी का सब टॉपिक है, और जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करनी है। और स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम की बेसिक जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास स्टैटिक और एक होता है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा ना, स्टैटिक का वर्ड तो हम उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि रेस्ट पर होती है, तो यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, देन बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि बॉडी पर फोर्सेस लग रही हैं और फोर्सेस लगने के बावजूद बॉडी आपकी रेस्ट की स्टेट में है, तो हम इसे कहते हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जांपल बुक लाइंग ऑन द टेबल, जो मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दी थी। ठीक है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम ये होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और कैसे मूविंग, मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी under the action of forces, then it is dynamic equilibrium। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल पैराट्रूपर वाली एग्जांपल, या हमारे पास आ जाएगी सीलिंग फैन वाली एग्जांपल। और फिर फर्दर आपने ये चीज याद रख लेनी है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी ना हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की फर्दर कोई टाइप नहीं होती, लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी फर्दर 2 टाइप होती हैं। एक होता है डायनामिक ट्रांसलेशनल और एक होता है डायनामिक रोटेशनल। ठीक है, तो डायनामिक ट्रांसलेशनल ये होगा कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन वो होता है ना जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, तो वो हमारे पास डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आता है, यानी कि ये पैराट्रूपर वाला केस। ठीक है, और डायनामिक रोटेशनल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, लेकिन कौन से, रोटेशनल मोशन में मूव करे, तो फिर उसको हम कहते हैं डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और इसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है सीलिंग फैन वाली। ठीक है, आप यूं भी याद रख सकते हैं कि स्टैटिक का मतलब रुकी हुई रेस्ट पर मौजूद ऑब्जेक्ट, तो वो आ जाएगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है मूव करने वाली चीजें। ठीक है,
अब मूवमेंट में भी ना हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी ना, कि मोशन की बहुत, चैप्टर 2 में आई गेस पढ़ी थी कि मोशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। उसमें हमने लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन भी पढ़ा था, उसमें हमने सर्कुलर मोशन भी, रोटेटरी मोशन भी और वाइब्रेटरी मोशन भी डिस्कस किया था। तो रोटेटरी मोशन यही था ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मूव भी कौन सा, रोटेटरी मोशन में कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे डायनामिक रोटेशनल मोशन। और डायनामिक रोटेशनल मोशन की एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास सीलिंग फैन। ठीक है, सो टॉपिक नंबर 4.4 में हमने ये टॉपिक्स कवर किए, जिसमें 3 फर्दर सब टॉपिक्स थे। एक तो हमने इक्विलिब्रियम पर डिस्कशन की पहला, दूसरा हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर डिस्कशन की, और तीसरा इसका फर्दर सब टॉपिक, दूसरा हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पर डिस्कशन की, और तीसरा हमने जो सब टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर बात की है। अब हम एक दफा बुक से देख लेते हैं, फिर मजीद आप जो है वो बुक से रीड करेंगे। पेज नंबर 94 पर देखें तो आपके इक्विलिब्रियम के टॉपिक में थर्ड पैराग्राफ में उसने आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताई है, और ऊपर वाले पैराग्राफ में उसने आपको बताया कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करवाती है, और टॉर्क अप्लाई करेंगे तो टॉर्क ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन बताई गई है। फिर 4.4.2 में सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के नाम से याद किया जाता है, और इसके लिए जो आपको फिगर है उस फिगर की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बनाकर बता दी है। नेक्स्ट जो है वो आपको टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में स्टैटिक, डायनामिक और फिर डायनामिक ट्रांसलेशनल और डायनामिक रोटेशनल मोशन की एग्जांपल्स एक्सप्लेन की गई हैं, इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स जो है वो आपने याद कर लेनी है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।